नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तरुण चुग का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर की एकता पर भाजपा अड़े, कहा पीओके वापस लेना भाजपा का संकल्प। अब्दुल्ला सरकार पर क्षेत्रीय भेदभाव का लगाया आरोप। धर्म का प्रचार और गौ माता का सम्मान, खरगोन के युवा ने साइकिल से देश भर में की यात्रा। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का मकसद। सूरत में अवैध पानी खनन का खुला खेल, डिंडोली बना हॉटस्पॉट, हजारों लाखों लीटर पानी की लूट। प्रशासन मौन, शिकायतें और प्रदर्शन बेअसर, बड़ी अनहोनी का खतरा। दावोस बयान पर राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का पलटवार, कहा भारत ईयू एफटीए अंतिम चरण में, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। नवी मुंबई के पावनी एमआईडीसी में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग का धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखा। 5 दमकल गाड़ियां मौके पर, लाखों का सामान जलकर खाक, कारणों की जांच जारी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जम्मू कश्मीर की एकता के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अलग अलग इकाई है और एक अभिन्न इकाई है और जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है उसे वापस लेना भाजपा का संकल्प है। तरुण चुग ने स्पष्ट किया कि भाजपा जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में आती है तो वह क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव करने की कोशिश करती है, जबकि भाजपा संयुक्त जम्मू कश्मीर के समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जम्मू कश्मीर एक है और दोनों को आगे लेके जाना, आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता है, हमारे नेतृत्व की कटिबद्धता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार आती है वो क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम संयुक्त जम्मू कश्मीर की, जिसको हम एक ही इकाई, एक ही जान मानते हैं, उसके विकास के लिए वचनबद्ध है। सर, अभी बजट सेशन की आने वाला है, क्या लगता है कि जो है मांग पूरी होगी? उमर अब्दुल्ला की सरकार पूरी तरह से नालायक, नुसिखिया, नाकामयाब वादा खिलाफी की सरकार है, जो जनता के किए हुए वादे, अपने मैनिफेस्टो के वादे भूल चुकी है और उन्हें ना जनता याद है ना वादे याद है। केवल अपनी नालायकी, नसुखियापन का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना उनकी आदत बन चुकी है। मध्य प्रदेश के खरगोन के रहने वाले दिनेश पंचोले सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करने और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के मकसद से इस समय अपनी साइकिल से नासिक जिले में पहुंचे हैं। पिछले 4 महीनों से चल रही ये यात्रा अब धुले जिले से होते हुए त्र्यंबकेश्वर की ओर बढ़ गई है। दिनेश पंचोले अपनी साइकिल से देश के 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों की यात्रा करने का संकल्प कर चुके हैं। उनकी साइकिल पर मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, जिसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और कृष्णेश्वर है और वो इन सभी जगहों पर जाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर पंचोले व्लॉगर नाम से अपनी यात्रा की पल पल की अपडेट दे रहे हैं और धर्म के प्रति उनके लगाव को देखकर हर जगह उनकी तारीफ की जा रही है। बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए साइकिल पर जरूरी सामान ले जा रहा ये युवक समाज के सामने लगन और जिद की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश खरगोन जिले से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूं और मेरा नाम है दिनेश पंचोले, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है खरगोन, मलगांव से बिलोंग करता हूं। मैं मेरे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूं और निकला था 1 अक्टूबर पे और मेरे 4 धाम और 4 ज्योतिर्लिंग 2 धाम कंप्लीट हो गए हैं। बद्रीनाथ, द्वारका और ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, नागेश्वर और सोमनाथ हो गया कंप्लीट। अभी जा रहा हूँ त्र्यंबकेश्वर।
सूरत से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। डिंडोली इलाके में अवैध पानी खनन का एक बड़ा रैकेट खुलेआम चल रहा है, जहां पिछले 3 महीनों से ज्यादा समय से बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के जमीन से हजारों से लाखों लीटर पानी निकाला जा रहा है और खुलेआम बेचा भी जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बार बार की गई शिकायतों और स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अब तक किसी तरह की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। पानी की भारी किल्लत झेल रहे इस इलाके में इस तरह का अवैध खनन न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि आने वाले समय में गंभीर जल संकट की आशंका को भी बढ़ा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है क्या, या फिर इस पूरे रैकेट को किसी तरह का संरक्षण मिला हुआ है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देखिए। सूरत के डिंडोली इलाके में अवैध पानी खनन का रैकेट बेखौफ तरीके से संचालित हो रहा है। सूत्रों के अनुसार अवैध बोरिंग के माध्यम से जमीन के भीतर से रोजाना हजारों लाखों लीटर पानी निकाला जा रहा है और उसे व्यावसायिक रूप से सप्लाई किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा कारोबार बिना किसी प्रशासनिक या कानूनी अनुमति के लंबे समय से जारी है, जिससे भूजल स्तर पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर कई बार अपनी आवाज बुलंद की। लोगों ने सूरत पुलिस कमिश्नर, सूरत महानगरपालिका कमिश्नर और डिंडोली थाने तक लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध भी किया और चेतावनी दी कि अगर इसी तरह जमीन का अंधाधुंध दोहन होता रहा तो भविष्य में जानमाल का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ पे कुछ समय 3 से 3.5 महीने पहले से कंटिन्यू यहाँ पे हर 2 मिनट के बाद एक पानी का टैंकर निकल रहा है, जिससे आने जाने वाली पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। हमारी मानसी रेजिडेंसी की तरफ से सूरत पुलिस कमिश्नर, एसएमसी कमिश्नर, डिंडोली पुलिस चौकी को एप्लीकेशन दे चुके हैं हम लोग कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि पानी निकालना अनलीगल है। क्योंकि हमें लगता है कि जमीन के अंदर से जो पानी निकल रहा है, एक टैंकर 30,000 लीटर का है, तो किसने इसको परमिशन दिया, किसने इसको एनओसी दिया? क्योंकि एक अपने बोरिंग करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हमें नहीं लगता कि सोसाइटी वालों को कि किसी ने इसको परमिशन, अनलीगल ये सब धंधा चल रहा है। सो हमारी तो गुजारिश है कि इसको बंद किया जाए। कि हमारे यहाँ पे जो लोग निकल रहे हैं मानसी रेजिडेंसी के, ये दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। आज भी एक दुर्घटना होते होते बची है। हम तो चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, कब जागेगा? जब ये दुर्घटना होगी तब जागेगा, जो अपने एक मेंबर को खोज देगी परिवार। हो सकता है कि 3 महीने से हुआ नहीं, पर अभी हो जाए। आज बचा है भगवान की दया से। सो हमारी तो गुजारिश है कि इसके ऊपर जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाए और इसको बंद किया जाए। कितनी जगह पे आपने इसके खिलाफ में अर्जी और फरियाद की? हमने सूरत पुलिस कमिश्नर और एसएमसी कमिश्नर और डिंडोली पुलिस चौकी को एप्लीकेशन दे चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम लोग कल सीआर पाटिल ऑफिस ही लेटर लेके जाने वाले हैं कि इसको बंद किया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड नंबर 27 के पार्षद सुधाकर चौधरी भी मौके पर पहुंचे और अपनी जांच के बाद सूरत महानगरपालिका को पूरी जानकारी सौंपी। जब अवैध पानी खनन में लगे लोगों से परमिशन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी वैध कागजात पेश नहीं किए गए। कानून के अनुसार जमीन से पानी निकालकर व्यावसायिक उपयोग करने के लिए खनिज विभाग की अनुमति अनिवार्य है। साथ ही निकाले गए पानी का 4 गुना पानी जमीन में रिचार्ज करना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं सूरत महानगरपालिका के अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जबकि सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। फिलहाल पार्षद सुधाकर चौधरी ने इस पूरे मामले की जानकारी सूरत कलेक्टर को लिखित में दे दी है और अब स्थानीय लोग प्रशासन की कार्रवाई की राह देख रहे हैं। हालांकि कार्रवाई भले ही अब तक नहीं हुई हो, लेकिन पानी बेचने का रैकेट अब भी धड़ल्ले से जारी है।
इसी मामले को लेकर हमारे साथ वार्ड नंबर 27 के जो पार्षद हैं सुधाकर चौधरी जी, हम उन्हीं से सीधी बात करते हैं। सुधाकर जी, आप बताइए, जिस तरह से ये मामला पूरा आपकी ध्यान में आया है, आपने इसको लेकर कहाँ पे और किन जगहों पर रजूआत की है? जो ये पानी का बोरिंग वाला मामला था, आज 2-3 महीने पहले स्थानिक रहवासी गायत्री नगर सोसाइटी के सभी रहवासी का टोला 100-150 लोग आके मेरे ऑफिस पे आके उन्होंने बोला कि भाई हमारे बाजू में ऐसी ऐसी परिस्थिति है, बोरिंग चल रही है। जहाँ फिर वो उसके विजिट हम लोगों ने भी की, फिर अधिकारी को जान करने में आई। यहाँ के जो डेप्यूटी है वाईसी देसाई साहब, जो जोनल चीफ है और कार्यपालक इंजीनियर है गणेश वाला और नीलेश भाई पटेल, इनके साथ में मेरी बात हुई कि भाई ये पानी जो निकाल रहे हैं किस बेस पे, किस आधारित निकाल रहे हैं, उसका कोई कागज़ पत्र होगा तो चेक करो। बाद में आरोग्य में भी जान की कि भाई किस हिसाब से ये हो रहा। काफ़ी बार फरियाद करने के बाद में भी आज उसका कुछ निकाल नहीं है, लेकिन सामने जो हो रहा वो लोगों का बहुत उसमें रोष है। बड़ी बड़ी गाड़ी जाना आना, कल उठ के कुछ एक्सीडेंट हुआ तो किसकी जवाबदारी हो सकती है। पानी निकाला जा रहा है उसके लिए बहुत बार मैंने गणेश वाला जी को भी फ़ोन किया है, बहुत बार उनको बताया भी है, लेकिन आज दिन तक कोई पगला सूरत महानगर पालिका की ओर से वहाँ किया गया नहीं है। लेकिन मैंने भी कलेक्टर में अर्जी मैंने खुद ने दाखिल की है। देखते हैं कलेक्टर से उसका क्या निवेदन देते हैं और क्या काम करते हैं। सुधाकर जी, आप पहले तो ये बताइए, ये जो पानी निकालने का नीति नियम ये किस तरह से काम करता है? इसके नीति नियम क्या होते हैं आपके हिसाब से? इसमें तो खनिज खाते का परमिशन होना चाहिए। जितना पानी वो निकालते हैं उसका 4 गुना पानी ज़मीन में जाना चाहिए, तब जाके वो प्रोजेक्ट होता है। लेकिन मुझे तो आज लगता है कि कोई भी प्रकार का परमिशन नहीं है। काफ़ी बार हम लोगों ने मांगा कि भाई अगर चल रहा लीगल है तो लाओ, उसका परमिशन कुछ होगा तो लाओ, लेकिन किसी प्रकार का परमिशन की कागड़े आज दिन तक किसी अधिकारी ने नहीं बताया है। कॉरपोरेशन में एक ही बोलते कि हमारे जायजे में यह नहीं आता है, ये कलेक्टर श्री में आता है। तो देखते हैं कलेक्टर श्री इसमें क्या करते हैं आगे। सूरत महानगर पालिका की बात की जाए, अगर कोई ग्राउंड प्लस अगर 1 तल्ला मकान भी बना रहा है, अगर परमिशन नहीं है, वहाँ तुरंत पहुँच जाती है। लेकिन इतना बड़ा कौभांड चल रहा है, वो सूरत महानगर पालिका के ध्यान में नहीं आ रहा है या एक दूसरे के ऊपर खो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में? नहीं, मुझे तो गणेश वाला जी ने बताया। मैंने बोला था कि भाई अगर आप में नहीं लगता है तो आप मेरे को लिखित दे दो, तो उन्होंने बताया कि साहब मुझे लिखित में देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा तो उसके लिए मैं जवाबदार हूँ। पानी का जो खाता है, मतलब जो खनिज का खाता है, वो खनिज खाता सूरत महानगर पालिका में नहीं आता है, ऐसा उनका कहना है। तो फिर मैंने सीधा कलेक्टर श्री को उसकी अर्जी की है। कलेक्टर श्री उसका क्या जवाब देते हैं, खनिज खाता उसका क्या जवाब देते हैं, उसकी राह हम लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ वार्ड नंबर 27 के पार्षद सुधाकर चौधरी जी, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने भी कई बार सूरत महानगर पालिका में रजूआत की, वहाँ नहीं बात बनी, तो अंत में उन्होंने कलेक्टर कचहरी में रजूआत दी, वहाँ पे भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह जो पानी के बोरिंग का मामला है वह एक बहुत बड़े कौभांड का एक नज़रिया सामने आ रहा है। बड़े बड़े अधिकारी भी संलग्न हो सकते हैं इसी मामले पर। हम आने वाले समय में जो भी अधिकारी इसमें लगते हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सूरत से संवाददाता अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार के लिए। बड़ा सवाल यही है कि जब शिकायतें, ज्ञापन और विरोध सब कुछ हो चुका है, तो प्रशासन अब तक खामोश क्यों है? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही नींद से जागेगा सिस्टम? अब देखना यह होगा कि सूरत कलेक्टर इस पूरे मामले पर कब और क्या कार्रवाई करते हैं। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के दावोस में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जिस बैठक का उल्लेख कर रहे हैं, उसी संदर्भ में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष 26 जनवरी को भारत आ रही है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में है, जो लगभग 200 करोड़ लोगों के लिए लाभकारी होगा। जायसवाल ने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा FTA होने जा रहा है, जिससे ये साफ होता है कि आज भारत वैश्विक स्तर पर किस मजबूत स्थिति में खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और यही वजह है कि राहुल गांधी इससे असहज और निराश नजर आ रहे हैं। दावोस के जिस मीटिंग के बारे में चर्चा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन जो पूरे यूरोप के सभी देशों की संस्था है, उसकी अध्यक्ष न केवल भारत इस बार 26 जनवरी को आ रही हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन और भारत
दोनों के एफटीए आखिरी स्टेज पर हैं और यह 200 करोड़ लोगों की जनता के लिए फायदा होगा, भारत की और पूरे यूरोप की आबादी को। और न केवल फायदा होगा बल्कि उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट, अर्थात आज तक जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उन सबों से सबसे बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा है। और अगर पूरा यूरोप भारत के साथ एफटीए करने को उत्सुक है तो ये बताता है कि भारत किस स्थान पर खड़ा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की हो गई है। यही कारण है कि राहुल गांधी जी इतने दुखी हैं। महाराष्ट्र के पावने एमआईडीसी इलाके में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी भयावह थी कि उठता हुआ काला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कम से कम 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी की माने तो इस हादसे में फैक्ट्री का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और प्रशासन की ओर से ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18वें रोजगार मेले के तहत देश के अलग अलग सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 61,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2026 का आरंभ उनके जीवन में नई खुशियों और नई संभावनाओं की शुरुआत लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बीती बसंत पंचमी की तरह ही युवाओं के जीवन में भी नए बसंत का आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को संविधान के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराते हुए कहा कि ये समय उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि संयोग से देश इस समय गणतंत्र के महापर्व का उत्सव मना रहा है। ऐसे में सरकारी सेवा के प्रवेश में कर रहे युवा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इनविटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बिलावर इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान चलाए गए सैन्य ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी मार गिराया गया। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र को पूरी तरह से सील किया गया था और आतंकवादी को निष्क्रिय कर सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कठुआ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां बिलावर इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत चलाए जा रहे सैन्य ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। इसी मामले की जानकारी देते हुए कठुआ के एसएसपी मोहिता शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद जब ये स्लिप किया था तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था, जिसमें एक बारी और इसके साथ कांटेक्ट हुआ और इसी दौरान 3 हाइड आउट भी बस्ट किए गए। आज फिर एक स्पेसिफिक इनपुट आई हमारे पास 1 बजे के करीब, पटेतर गांव पड़ता है बिलावर में, वहां से कि ये घर में है और इसने कुछ सिविलियंस को हॉस्टेज भी बना रखा है। हमने अपनी पार्टी को इमीडिएटली वहां पे मूव किया और हमारे जो
सीआरपीएफ और आर्मी थी, वो भी हमारे साथ कॉर्डन के अंदर थी। फिर एक छोटी सी जेकेपी की जो हमारी पार्टी थी, उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी का एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने पहले सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट किया और सीधा अंदर उस घर के अंदर पहुंच गए। उसका वेपन जो है पहले उसने वहां से सामने से फायर किया और उन्होंने उसका वेपन फिर छीनने के बाद उसको गोलियों से मार दिया। तो मतलब लगभग कॉम्बैट सिचुएशन तक आ गया था। बिल्कुल कॉम्बैट सिचुएशन पे आया था और फायर पहले उसने सामने से खोला जैसे ही हम लोग अंदर गए और फिर उसके बाद वेपन उसका छीनने और उस पे गोलियां दागने तक हमारी पार्टी ने एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ब्रेवरी मैं कहूंगी, जिसके लिए जेकेपी पूरे देश भर में विश्व भर में मशहूर है। उसी का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए मेरी पार्टी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो काफी लंबा 7 तारीख आप कह रहे हैं शुरू हुआ, मतलब उस टाइम भी एनकाउंटर हुआ था, तो कुछ दिन पहले भी बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला इतने दिनों। जी बिल्कुल, काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन चला जिसमें हमारी सारी एसओजी की पार्टीज, हमारे सीआरपीएफ और आर्मी के जवान हमारे साथ उस सर्च ऑपरेशन कॉम्बिंग ऑपरेशन में हम लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और उसी का नतीजा है कि हमारे जितने भी सिविलियंस यहाँ पे वो हमारे साथ हमको खबर दे रहे थे और आज भी एक इतनी स्पेसिफिक खबर आई और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। मैम अभी क्या डिटेल्स है, कौन है ये एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकी जो कि 2024 से इस एरिया में एक्टिव रहा है। इसका कमांडर लेवल का ये टेररिस्ट है। ही गोज बाय द नेम उस्मान और इसने अभी तक 6 आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है 2024 से, जिसमें सिविलियन की डेथ्स और हमारे फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये जैश-ए मोहम्मद का आतंकी है। तो मतलब ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट? बिल्कुल पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट है। ये जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ के ताल्लुक रखता है एंड ही गोज बाय द नेम उस्मान। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप इस बार केंद्र और बिहार सरकार का बजट होगा। उन्होंने दावा किया कि आगामी केंद्रीय बजट में बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में ठोस प्रावधान देखने को मिलेंगे, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए ने संकल्प के रूप में लिया है। वहीं राज्य में बढ़ते अपराध पर प्रतिक्रिया देते हुए कुशवाहा ने घटनाओं को दुखद बताया और नीट छात्रा मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जहानाबाद पहुंचे कुशवाहा ने भरोसा जताया कि पीड़ित को न्याय मिलेगा और प्रशासन कानून के तहत कार्यवाही कर रहा है। साथ ही राजद और कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा में कटौती और भाजपा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े फैसले तय समिति और गृह मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अभी आपराधिक घटना कहीं हुई है, निश्चित रूप से हम इसको स्वीकार करते हैं, नहीं होनी चाहिए घटना, अब दुखद है, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से उस घटना के बाद जो प्रशासन का दायित्व है उसका निर्वहन कर रहा है। अभी तक हाँ, उसी के बारे में आज हम गए थे, उनके परिजनों से मिलने हम जहानाबाद गए थे और वहाँ से मिल करके आ रहे हैं और हमने उनको ही भरोसा दिलाया है और आप सब लोगों के माध्यम से बाकी लोगों को ही भरोसा दिलाते हैं कि न्याय निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को मिलेगा। अब घटना हो गई, नहीं होनी चाहिए, दुखद है, यह बात सही है, लेकिन प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन करेगा और न्याय मिलेगा। बजट शुरू होने जा रहा है सर, बिहार का क्या अब इंतजार कीजिए बजट के लिए। बजट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और जब देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है, हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट केंद्र की सरकार भी लाएगी और राज्य की सरकार भी लाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।